नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देते हैं। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में हम आपकी मदद करते हैं। आपके पास कोई भी सवाल हो, आप हमें भेजें 9136934058 पर। अपने सवाल हमें व्हाट्सएप करें, अपना नाम, अपने शहर का नाम और कमोडिटी से जुड़े हुए ही सिर्फ सवाल भेजें। साथ ही आप हमारे सोशल मीडिया पेज के जरिए भी आप हमें सवाल भेज सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी आप हमें सवाल भेजें और आपके सवालों के जवाब देंगे। हमारे साथ नवनीत दमानी हैं, वीपी कमोडिटी रिसर्च है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज से, और रुपेश शर्मा है, टेक्निकल एक्सपर्ट हैं। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। और आज हमारे साथ दो और खास मेहमान होंगे। CKED होंगे जो खाने के तेल के मार्केट पर बात करेंगे। साथ ही अमित पवारी हैं, MD हैं CR फॉरेक्स के, जिनसे हम करेंसी मार्केट की चाल जानेंगे। चलिए सबसे पहले करेंसी मार्केट की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह की गिरावट हमने रुपए में देखी है, आज इंट्राडे में 81 रुपये 65 पैसे के नए निचले स्तर पर पहुंच गया। करीब करीब 9% की गिरावट इस साल 2022 में रुपए में आ चुकी है। अमित जी, क्या लग रहा है, कितनी गिरावट आप यहां से और देख रहे हैं? और एक दर्शक का सवाल भी अपने सवाल के साथ मैं क्लब करना चाहूंगा। महावीर जी बेंगलुरु से, उन्होंने ये सवाल पूछा था कि क्या दिवाली तक 85 का लेवल भी दिख सकता है क्या? क्योंकि जिस तरह से डॉलर इंडेक्स के नए टारगेट आ रहे हैं 120 तक के, ऐसे में आपको लग रहा है 85 का लेवल भी मुमकिन है रुपए में? नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। जो सबसे बड़ा रीजन है रुपया का वीक होने का डॉलर के सामने, वो है यूएस की जो इकोनॉमी है बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही है। उनके जो जॉब के डेटा है वो बहुत स्ट्रांग है। उनके वेजेस की जो ग्रोथ है वो बहुत स्ट्रांग है। उनका जीडीपी जो है वो इंटैक्ट है। और इन्फ्लेशन जो है वो 40 साल के स्तर पे है, एट ईयर ऑफ 40 ईयर्स हाई। उसके कारण क्या हो रहा है, जो फेड है वो दो चीजें करेगी आने वाले दिनों में। एक, वो जो इंटरेस्ट रेट है बहुत ही ज्यादा एग्रेसिवली हाइक करेंगे, प्लस वो जो क्वांटिटेटिव टाइटनिंग कहते हैं वो 95 बिलियन डॉलर्स का आने वाले दिनों पे वो करेंगे। बिकॉज ऑफ ये दो रीजन, फेड का इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ही फास्ट पेस में होगा, इसके कारण, और फेड की जो टाइटनिंग है उसके कारण जो डॉलर इंडेक्स है जो भी 114 के आसपास है, वो हायर प्रोबेबिलिटी है उसकी कि ये 120 या 121 के तरफ जाए, जो उसका लास्ट हाई था। अगर डॉलर इंडेक्स 120 या 121 की तरफ जाता है तो उसका असर जितने भी इमर्जिंग मार्केट करेंसीज है उस पर रहेगा। और हम उसका असर देखेंगे तो चाइनीज युआन जो 6.3 के आसपास था आज से 4-5 महीने पहले, आज वो 7.16 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। अगर इसी तरह डॉलर इंडेक्स की रैली चलती रही तो रुपया में जो गिरावट है वो कंटिन्यू रहेगी। तो रीजन नंबर 1 ये है कि डॉलर इंडेक्स में तेजी है। रीजन नंबर 2 ये है डॉलर रुपये में गिरावट का, ये है अपना बढ़ता हुआ ट्रेड डेफिसिट। अपना ट्रेड डेफिसिट लास्ट ईयर अगस्त सितंबर के आसपास पे 15 बिलियन डॉलर पर मंथ था। 15 बिलियन डॉलर पर मंथ था। आज के दिन पे इट इज क्लोज टू 30 बिलियन डॉलर पर मंथ। तो बिकॉज ऑफ दैट ट्रेड डेफिसिट, बढ़ते हुए ट्रेड डेफिसिट के कारण भी रुपये में प्रेशर है। अब जो तीसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, अगर आप देखेंगे तो हमने आउट परफॉर्म किया है बाकी के करेंसी से। डॉलर इंडेक्स की गिरावट से, डॉलर इंडेक्स जो 89 था नवंबर महीने में लास्ट ईयर, आज वो 114 हो गया। तो ऑलमोस्ट 18-19% का बढ़त हमने देखा डॉलर इंडेक्स पे। पर रुपया जो है, आपने कहा, 9% ही वीक हुआ है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर पे। इसका एकमात्र रीजन ये था कि जो आरबीआई थी, आरबीआई ने बहुत ही अच्छा काम किया। आरबीआई ने करेंसी को प्रोटेक्ट किया, और प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने अपने जो डॉलर रिजर्व जो थे एक ऑल टाइम हाई पे, उन्होंने उसको डिप्लीट किए और करेंसी को प्रोटेक्ट किया। लास्ट टाइम 14 जुलाई को रुपया जो था 80-20 रुपये के आसपास में था। वो 14 जुलाई से लेके 48 ट्रेडिंग डेज लगे रुपये को 80-20 को क्लोज करने के लिए, जो लास्ट वीक हुआ। तो आरबीआई का सेलिंग बहुत ज्यादा था। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि क्या मार्केट के अंदर पे आरबीआई एग्रेसिवली इंटरवीन कर जी पाएगा? जी। उसका एकमात्र रीजन है
कि जो इंटरवेंशन आरबीआई ने पहले दिखाया वो शायद आज अगले 1-2 महीने तक आरबीआई नहीं कर पाएगा। उसका एकमात्र रीजन है कि मार्केट के अंदर पे जो लिक्विडिटी डेफिसिट जिसको कहते हैं हम वो आज 21,000 करोड़ है और नवंबर लास्ट ईयर पे वो 8 लाख करोड़ प्लस में था। तो जब जब आरबीआई डॉलर को सेल करता है तब तक उसको मार्केट से रुपया को तानना पड़ता है। उसके कारण जो लिक्विडिटी सरप्लस था आज वो लिक्विडिटी डेफिसिट हो गया है। लिक्विडिटी डेफिसिट के होने के कारण आरबीआई का जो सेलिंग पेस रहेगा वो थोड़ा कम होगा या इंटरवेंशन जो है वो कम होगा। और ग्लोबली अगर रशिया यूक्रेन का वॉर चलता रहा बाकी कमोडिटीज के प्राइस बढ़ते हैं, अगर यूएस इंटरेस्ट रेट इसी तरह से हाइक करता रहा तो बाकी सब करेंसीज भी वीक करेगी तो हम भी वीक कर सकते हैं। आइडियली नियर टर्म के लिए हमको ऐसा लगता है कि ये 82.5 से 83 की तरफ मूव करना चाहिए। अगर ये 82.5 83 का नंबर तोड़ता है उसके बाद में संभावना ऐसी बन सकती है कि ये 84 85 के तरफ बढ़े। और उसका रीजन ये होगा कि ग्लोबल मार्केट पे जो डॉलर की तेजी है ना कि कोई डोमेस्टिक फंडामेंटल के कारण उतना कुछ असर पड़ेगा। ओके, यानी आरबीआई के साथ काफ़ी चैलेंज होगा जब एमपीसी की बैठक बुधवार को शुरू होगी और फ्राइडे को उसके डिसीजंस आएंगे। सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि लिक्विडिटी की जो क्राइसिस है उसको कैसे मैनेज करती है, फिर ग्रोथ और दरों को लेकर कैसे वो एक तालमेल बैठा के आरबीआई चलती है। इसके अलावा जो चैलेंजेज होंगे, फॉरेक्स रिजर्व करीब करीब 2 साल के निचले स्तर में, तो तमाम ऐसे चैलेंज आरबीआई के सामने होंगे और सिर्फ रुपया ही नहीं बाकी करेंसी रुपए के मुकाबले ज़्यादा कमजोरी हुई, चाहे वो यूरो हो या फिर जापानीज येन हो या फिर ब्रिटिश पाउंड हो, वहाँ पर भी 15 से 20% की गिरावट इस साल 2022 में आ चुकी है। हालांकि उस मुकाबले रुपए ने उतनी गिरावट नहीं दिखाई है, करीब करीब 9% की गिरावट इस साल आई है। शुक्रिया अमित जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए और बताया कि आगे 82.5 से 83 तक रुपया जा सकता है और आगे उसके बाद अगली चाल हो सकता है कि 85 तक भी जाए, ये भी मुमकिन है। लेकिन फिलहाल इन्हें दिख रहा है कि जिस तरह से डॉलर इंडेक्स की तेज़ी है यहाँ पर और बढ़ सकती है। चलिए लौटते हैं वायदा बाजार की तरफ। गोल्ड और सिल्वर की चाल पर नजर डालते हैं और मजबूत होते हुए डॉलर का इसका क्या असर होगा। नवनीत जी, क्या लग रहा है गोल्ड और सिल्वर में क्या करना चाहिए, यहाँ पर क्या सलाह देंगे आप? विष्णुवन जी, लास्ट 2-3 दिनों में हमने देखा है कि जो मोमेंटम या वोलेटिलिटी है वो काफी बढ़ गई है गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में, और जहां पे पुल बैक आता है उसके साथ साथ फॉलो अप सेलिंग भी उतना ही सीवियर देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है जो करंट मोमेंटम है गोल्ड सिल्वर में वो कॉमेक्स पे तो नेगेटिव है, बट रुपी के डेप्रिसिएशन की वजह से इंडिया में पॉजिटिव मोमेंटम देखने मिल रहा है। मैं शॉर्ट टर्म के लिहाज से थोड़ा सा करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और 49,550 के आसपास सेल करने की रणनीति रहेगी। 49,750 का आप स्टॉप लगाइए एंड 49,150 तक के टारगेट देखने मिल सकते हैं गोल्ड में। साथ ही साथ सिल्वर में भी जो मोमेंटम है वो 57,000 क्रॉस करने में काफी डिफिकल्टी दिखा रहा है और टाइम एंड अगेन वहां से सेलिंग देखने मिल रही है। फिलहाल 55,600-700 के आसपास चल रहा है, आप यही लेवल के आसपास सेल कीजिए। 55,100 का आप स्टॉप लगाइए एंड 56,400 के आसपास के टारगेट देखने मिल सकते हैं। क्या होगा भूपेश जी? भूपेश जी शायद आपके ऑडियो म्यूट है, उसे अनम्यूट करें, फिर से बताएं सर। शायद ऑडियो में कुछ दिक्कत है सर, वापस आपके पास आएंगे, कुछ सवाल जवाब ले लेते हैं। पहले कॉलर है हमारे साथ योगेंद्र नाथ सिंह है चंदौली से। सिल्वर माइक्रो को लेकर इनका सवाल है कि क्या यहाँ पर तेजी आ सकती है, क्या सिल्वर में आगे तेजी लग रही है, ये वेट कर सकते हैं? सिल्वर माइक्रो की इनकी पोजीशन है, इनके पास होल्डिंग कैपेसिटी है, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये सवाल लगातार पूछ रहे हैं। आपको आगे अगर पोजीशनल व्यू अगर इनका है तो कितने दिनों में तेजी की उम्मीद करें चांदी में, नवनीत जी? चांदी में एक लास्ट फॉल अभी भी बाकी है, वो 1000 पॉइंट का होगा कि 2000 पॉइंट का होगा ये कहना अभी थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट ये जो फॉल आएगा उसमें बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी इमर्ज होगी जो कि प्राइसेस को 60 और 62,000 तक ले जा सकती है। तो यहाँ से थोड़ी नरमी आपको देखने मिलेगी। वो 1000 से 1500 पॉइंट के आसपास अगर फॉल मिले तो आप एवरेज करने को या फ्रेश बाइंग के लिए जरूर देखिए, और आपका अगर मीडियम टर्म अवधि यानी दिसंबर तक की अवधि के लिए वेट करेंगे तो आपको करीब करीब 4000 से 5000 पॉइंट का अपसाइड देखने मिल सकता है। और गिरावट अभी बाकी है, उस गिरावट को आने दीजिए, उसके बाद अगर आपकी होल्डिंग कैपेसिटी है तो वेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या लगा ले उस अगर पोजीशन को होल्ड करते हैं तो,
नवनीत जी? जी, मेरी बाइंग रिकमेंडेशन 54,000 के आसपास रहेगी और स्टॉप लॉस लगाना है आपको तो 52,500 रुपए के स्टॉप लॉस से बाय करना है। ओके, 52,500 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाई कर सकते हैं। 54,000 के आसपास में बाइंग की सलाह होगी। फिलहाल आपको सेल करना है 56,000 के लेवल पे 55,200 के लिए। ये इंट्राडे के लिए ये है और यहाँ पे स्टॉप लॉस आपको लगाना है 56,400 का। भूपेश जी, एक और सवाल चांदी पर है हमारे पास, समीर शाह का है, नासिक से हैं। चांदी इनके पास 2 लॉट है, 57,750 रुपए में खरीदा है। इनका सवाल है कि ऊपर का टारगेट क्या होगा चांदी का और नीचे की तरफ कहां तक जा सकती है चांदी, क्या सलाह देंगे इनको? जी नमस्कार सर, आप सुन पा रहे हैं क्या सर हाँ मेरे सर, को? बिल्कुल बिल्कुल सर। जी सर, 57,000 की चांदी जो अभी इन्होंने ली है, उस चांदी को इनको इंतजार करना पड़ेगा 2 से 4 दिन। बाकी चांदी का डॉलर इंडेक्स के हिसाब से देखें तो डॉलर इंडेक्स में अभी जितने भी बुलियंस हैं उनका गणित बिगाड़ा हुआ है। तो नीचे में 55,000 और ऊपर में आपके 57,000 की एक रेंज में बाजार ट्रेड करने वाला है। बाकी हो सकता है कि शाम के सत्र में अगर चांदी 56,000 के भाव क्रॉस करे तो आज के दिन में ही 56,600 और 57,050 के भाव देखने को मिल सकते हैं। चलिए, अब अगले दर्शक हमारे साथ आर्यू पटेल हैं। कॉपर में क्या करना चाहिए भूपेश जी? कॉपर में क्या करना चाहिए आर्यू पटेल जी को? कॉपर का बाजार अगर पिछले कई दिनों में देखें तो अच्छा खासा ओवरसोल्ड जोन में मार्केट ट्रेड कर रहा है। नीचे में आज 625-26 रुपए के भाव पे अगर कॉपर मिलता है तो कॉपर के बाजार में लेकर व्यापार करना चाहिए, क्योंकि मार्केट काफी ओवरसोल्ड है। यहाँ से एक पुल बैक रैली देखने को मिल सकती है, जिसमें भाव शाम के सत्र में 634 रुपए से 638 रुपए तक के देखे जा सकते हैं। इसके बंसल है ग्वालियर से, जिंक में क्या करना चाहिए? नवनीत जी, जिंक में क्या करें? स्टॉप लॉस भी जरूर बता दीजिएगा। वेल जिंक में बहुत स्टीप करेक्शन देखने मिला लास्ट कुछ दिनों में और मुझे लगता है कि 300 से स्तर गिरते गिरते 285 के आसपास तक आ चुका है। यहाँ पर बाइंग डेफिनेटली बनती है और 2 रुपए के मात्र जोखिम से आप 283 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। 290 292 तक के टारगेट अपने कुछ दिनों में देखने मिल सकते हैं। ओके, स्टॉप लॉस क्या लगाना है इस ट्रेड में सर? 283 283 रुपीज। ओके, चलिए अगले दर्शक है मनीषा हैं पलवल से। लेड और एल्युमिनियम में क्या करना चाहिए इंट्राडे के लिए? भूपेश जी, क्या सलाह देंगे मनीषा जी को आप? जी, एल्युमिनियम का बाजार अभी भी नेगेटिव बना हुआ है। 192 रुपए 50 पैसे का भाव है। इसमें जहां भी पुल बैक मिलता है 194 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाकर इसमें बिकवाली करनी चाहिए। 189 187 का टारगेट रखना चाहिए। दूसरा, अगर लेड की बात करें तो लेड का बाजार अगर अन्य मेटल्स की तुलना में देखें तो उतने कहीं गिरावट देखने को नहीं मिली, परंतु फिर भी यहाँ भी एक बिकवाली का रुख देखने को मिल सकता है। 178 150 के बाजार में बिकवाली करनी चाहिए। 180 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। नीचे में 177 176 के टारगेट देखे जा सकते हैं। ओके, तो लेड और एल्युमिनियम पर आपके लिए ये व्यू है भूपेश जी की तरफ से। अगले दर्शक है कृष्ण हैं दिल्ली से। नवनीत जी, ये कॉपर पर जानना चाह रहे हैं कि कॉपर में क्या करना चाहिए, क्या करें कॉपर में? मुझे लगता है कि कॉपर में भी अच्छी फॉल देखने मिल गई है और अगर थोड़ी सी स्टेबिलिटी या थोड़ा सा रिट्रेसमेंट डॉलर इंडेक्स में देखने मिलेगा तो कॉपर में एक बाउंस आ सकता है। 657 के आसपास कॉपर बाय करने की स्ट्रेटेजी रहेगी। 652 के आसपास आप स्टॉप लगाइए एंड 667 के टारगेट देखने मिल सकते हैं। ओके, चलिए अब कुछ एग्री मार्केट की बात कर लेते हैं। हमारे साथ CKED सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर VV मेहता साहब भी जुड़ गए हैं। पाम तेल पर उनसे राय ले लेते हैं, क्योंकि पाम तेल में आज इंट्राडे में काफ़ी गिरावट दिखी। हालांकि दिन के निचले स्तरों से रिकवरी भी बाद में दिखी, लेकिन 3500 रिंगिट के भी नीचे मलेशियाई पाम फ्यूचर्स फिसल गया था। तो किस तरह की क्या एक मंदी, ग्लोबल मंदी की चिंता में भाव टूट रहे हैं या कुछ और है? और अगर ये नरमी आ रही है तो कितने दिनों तक ये नरमी चलने वाली है खाने के तेल पर? मेहता साहब, क्या लग रहा है ये नरमी कब तक चलेगी? और पाम तेल के बाद क्या सोया तेल और आगे सनफ्लावर ऑयल में भी इस तरह की तेज गिरावट, स्टीप फॉल की संभावना है क्या? देखिए, काफी दिनों से बेरिश मार्केट चल रही थी और मार्केट धीरे धीरे नीचे आ ही रही थी। पर ये सडनली जो ड्रॉप हुआ है, देयर आर 2-3 रीजन है। आज जो मार्केट टूटी है, जो सुबह तो 250 पौने 300 पॉइंट नीचे थी, अभी थोड़ी रिकवरी होकर 200 पॉइंट थर्ड मंथ में है, कोई 3,550 के करीब रिंगिट पे है। रीजन एक तो 2-3 रीजन है। एक तो जो चाइना की अनसर्टेनिटी हुई, रिपोर्ट को पता नहीं चल रहा है। ग्लोबली उसमें सेंटिमेंट डिस्टर्ब काफी हो चाइना के वजह से कि भाई चाइना में क्या हो रहा है। दूसरा जो है, जो प्रोडक्शन है
रिकवर काफी और प्रोडक्शन बढ़ रहा है, साथ में डिमांड नहीं निकल रही। डिमांड इसके लिए कि जो जितने फोरकास्ट दिखा रहे हैं आगे लोअर ही फोरकास्ट दिखा रहे हैं। जो अभी परसों हमारे जो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस आगरा में, वहाँ दौरा मिश्र ने भी यही बताया कि भाई वो तो 3,000 तक का 3,000 रिंगिट आ जाएगी मंथ ऑफ एंड, तो उसने बड़ा अच्छा प्रेजेंटेशन दिया था। तो मतलब पूरा सेंटिमेंट डाउन है। तो आज अगर जब भी मार्केट नीचे जा रही है तो बाइंग नहीं निकलता है, मार्केट ऊपर जाए तभी बाइंग निकलता है। अगर आज मेरे को लेना तो मेरे को 15 दिन के बाद वाला चाहिए तो मैं आज क्यों लूँ, 15 दिन बाद में लूंगा। तो उसके वजह से डिमांड नहीं है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, स्टॉक बढ़ रहा है मलेशिया इंडोनेशिया में। दूसरी वजह ये है। तीसरा वजह है, एक तो जो आपने पूछा सोयाबीन सनफ्लावर, वहां ही है क्योंकि सारे मार्केट इज मूव इन टेंडम। अगर आप देखिए मार्च महीने में क्या हमारी हालत थी और अभी क्या थे। मार्च महीना सॉरी मई महीने में जो आरबीडी ऑलिव था कोई $1,900 था, आज कम होकर $900 पर आ गया। से सीपीओ भी कम से $900 कम होकर आज वो भी $900 पे आ गए, आधे से नीचे ज्यादा गिरा है। बाकी रहा जो सोया कम से $700 गिरा और सनफ्लावर भी $750 गिरा मई महीने से अब तक में। 3 महीने में जो मार्केट नीचे जा रही है और डिमांड नहीं है। हम जो मार्केट में भी बात कर रहे हैं तो फेस्टिवल होने के बावजूद लोकल में इतनी डिमांड नहीं है और स्टॉक बढ़ रहा है। कम से कम इंडिया में अभी 24 लाख से ज्यादा स्टॉक है। जो नॉर्मली हमारी रिक्वायरमेंट 1 महीने की रिक्वायरमेंट 22 से 23 लाख के, उनके अभी 24 लाख का स्टॉक है, पाइपलाइन फुल है। उसके वजह से भी एक मंदी का डिप्रेशन आया है, इंडिया में भी भाव जा रहा है नीचे और इंटरनेशनल मार्केट भी जा रहे हैं। हाँ जी, जिस तरह से मॉनिटरिंग टाइटिंग हो रही है, ग्लोबल मंदी की चिंता है, तमाम ऐसे फैक्टर्स है जो फिलहाल निगेटिविटी की तरफ से जा रहा है। सर, इंडिया में अब जिस तरह से अब दाम वापस से गिरने लगे हैं तो फोकस तो अब किसानों का और रुझान इधर कम होगा। तो एडिबल ऑयल मिशन की जो तैयारी थी उस पर क्या प्रोग्रेस है अभी? देखिए दो क्वेश्चन आपने साथ में पूछा है। एक तो मिशन, हम 3 साल से लगे हुए थे कि नेशनल मिशन एडिबल होना चाहिए। 1992 में हमारी डिपेंडेंसी 3% थी, आज कम से 60% डिपेंडेंसी इंपोर्ट पे है। ये साल का जो बजट एक्सचेकर पे आएगा प्रेशर, टोटली फ्रॉम नवंबर 21 टू अक्टूबर 22 कम से कम 13 मिलियन से प्लस माल आएगा और उसकी वैल्यू क्या होगी, 1,50,000 करोड़, रफली अबाउट $20 बिलियन हम स्पेंड कर रहे हैं। तो वो भी एक चिंता का विषय है। जो आज से 2 साल पहले 10 बिलियन था, 75,000 करोड़ का जो 2 साल पहले थे, डबल हो गया। हो सकता है ये साल अभी जैसे भाव गिरे तो 22 और 23 में थोड़ा बिल कम हो, मुझे चिंता का बड़ा विषय है। और उसके गवर्नमेंट चेंज, और 3 साल से हम भी उसमें जो टेक्नोलॉजी मिशन है उसके साथ जुड़े हुए काफी सुझाव दिए थे। और आज जो अनाउंसमेंट हुआ है कि ऑफिशियली दे विल लॉन्च द नेशनल मिशन ऑयल सीड, बहुत जरूरी है। पर उसके लिए भी थोड़े पॉइंट्स जरूरी है कि भी कैसे करना चाहिए। आप टारगेट फिक्स कर देखिए 2026 तक 18 मिलियन टन का डोमेस्टिक प्रोडक्शन होना जरूरी है। उसके लिए क्या करना है वो टारगेट दिए। डाइवर्सिफिकेशन चाहिए कि जो एक्सेस है आपके पास वीट और राइस, वो वहां रोटेशन फ्री है। बस रबी में आप वीट की जगह पे मस्टर्ड लेके जाइए, खरीफ में राइस की जगह मक्का और दूसरा लेके जाइए, वो एक जरूरी। दूसरा, एमएसपी आप बढ़ाते रहे, पर एमएसपी का दोनों यूज करना चाहिए, इंसेंटिव डिसेंटिव। जहां क्रॉप ज्यादा है जैसा वीट राइस, तो वहां जरूरी का हर दफा एमएसपी बढ़ाते रहो। और जो क्रॉप जहां जरूरत है पल्सीज और ऑयल सीड, तो वहां एमएसपी बढ़ाइए। और एमएसपी बढ़ाते एमएसपी को डिफेंड भी कीजिए, ताकि डिफेंड का मतलब यही है कि आप ड्यूटी का स्ट्रक्चर ऐसा रखिए ताकि किसान को सही दाम मिले। अगर सही दाम नहीं मिलेंगे तो किसान फिर से तेलन या तो पल्सीज में से बाहर निकल के फिर से कॉटन में चले जाए। ये साल क्या हुआ गुजरात में, देखो कम से कम 3.5 लाख हेक्टेयर ग्राउंडनट का एकरेज कम हुआ। क्यों? किसान ने देखा कि कॉटन में ज्यादा पैसा मिल रहा है। तो ये सारी चीजें, तो एक तो ये हुआ। दूसरा, अभी जो सोयाबीन के जो एकरेज है 120 लाख के करीब एक हेक्टेयर का एकरेज है। अब तक का रिपोर्ट अच्छे है, कोई नुकसान का खास कोई नुकसान नहीं है। तो मेरा लगता है कि एक रिकॉर्ड सोयाबीन का क्रॉप भी ऐसा होगा, प्लस कैरी फॉरवर्ड भी काफी है।
तो उसका वजह प्रेशर आएगा। जो आज सोयाबीन 5,000 रुपए के करीब है, अक्टूबर ये महीने में जैसे अराइवल पिकअप होगा तो और नीचे जाएगा। ओके सर, लेकिन 4,300 MSP है। जी जी सर, अब लेकिन एक सवाल ये है, उत्पादन जब भी हार्वेस्टिंग का टाइम आता है उस समय ही भाव कम आते हैं, बम्पर उत्पादन का भी अनुमान सबसे ज़्यादा उस समय ही आता है। क्या ऐसे में किसान खेती की ओर कैसे जाएंगे जब उनको भाव ही नहीं मिलेंगे? जब उनके अराइवल का टाइम, नई आवक का समय होता है, फसल के आने का समय, उसी समय भाव नहीं मिलता है। आपकी बात सही है। उसके लिए भी एक है, आप जब भी फसल के टाइम में जो भाव मिल रहा है, क्योंकि सारे किसान साथ में आते हैं बेचने के। जो बड़े किसान है वो तो अपने पकड़ के, छोटे किसान उनको भी पैसे की जरूरत है, तो अराइवल का प्रेशर बढ़ता है। तो हर साल आप देखें तो प्राइस गिरेगी, मगर अगर MS के ऊपर उनको 20-25 मिल रहा है, आज सोयाबीन का 4,300 है, अगर 5,000-5,500 रुपए तो ठीक, एक रीजनेबल रेट उनको मिल रहा है। पर क्या हुआ है, लास्ट ईयर किसानों ने 8,000-9,000 रुपया देखा है सोयाबीन का, और अभी ये साल 5-5.5 भी मिलेंगे तो खुश नहीं होंगे। लास्ट ईयर का जो भाव बढ़ने का एक अलग रीजन था, मगर इस साल 5-5.5 रीजनेबल प्राइस है कंज्यूमर के लिए और फार्मर के लिए। और क्या हुआ, अगर आप सोयाबीन का लास्ट से इतने भाव ऊपर बढ़ गया, क्या हुआ, अपना जो नॉर्मली सोयाबीन मिल का एक्सपोर्ट 10 से 15 लाख हो रहा था, कल लास्ट से हुआ ही नहीं। कर अगर 5-5.5 हजार रुपया है तो आपका एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे सोयाबीन मिल, नहीं तो एक्सपोर्ट नहीं होगा आपको। तमाम ऐसे मुद्दे हालांकि देखते हैं, लेकिन त्योहारी सीजन है, उस लिहाज से बेहतर समय चल रहा है, क्योंकि भारत जैसे कंजम्पशन वाले कंट्री के लिए, जहां पर हमारा इतना बड़ा इंपोर्ट बिल है, 60% हम खाने के तेल इंपोर्ट करते हैं, और ऐसे में अगर दाम कम हो रहे हैं तो डेफिनेटली भारत के लिए अच्छी खबर है। चलिए, शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। अब कुछ सवाल जवाब का सिलसिला फिर से शुरू कर लेते हैं। कई सारे दर्शकों के सवाल है। मोहम्मद फरहान हैं रामपुर से। भूपेश जी, आपके लिए सवाल है, मेंथा ऑयल पे जानना चाह रहे थे कि मेंथा ऑयल में आगे क्या लग रहा है। भूपेश जी, म्यूट है आपका ऑडियो सर। सर म्यूट नहीं है मुझे आपका ऑडियो। जी जी लगातार जी आपकी आवाज आ रही है सर? हाँ सर, अब आ रही है सर, कहिए सर मेंथा पे। जी सर, मेंथा की बात करें तो मेंथा के बाजार में पिछले दिनों के चार्ट को देखते हुए मुझे मेंथा में मंदी समझ नहीं आती। इनको अपनी पोजीशन को अभी बरकरार रखना चाहिए, और मेंथा में यहाँ से 4 से 5% की तेजी मुझे आने वाले समय में देखने को मिलेगी। चलिए, आरयू पटेल हैं अहमदाबाद से। आज शाम के सत्र में कॉपर या सिल्वर कहाँ ट्रेड करें और क्या करना चाहिए? नवनीत जी। आज शाम के सत्र में अगर ट्रेड करना तो कॉपर ट्रेड करना ज्यादा बेहतर रहेगा। 657 के आसपास बाय की रणनीति रहेगी, 652 का स्टॉप, 667 के ऊपर के टारगेट देखने मिलेंगे। अगले दर्शक हमारे साथ पवन है कानपुर से। 280 रुपए 55 पैसे में सेल किया है जिंक, क्या करें भूपेश जी? जी, जिंक का बाजार काफी टूटा है। अभी 268 रुपए 90 पैसे का भाव है जिंक में, और इनको अपनी पोजीशन में या तो मुनाफा करना चाहिए, या इनको स्टॉप लॉस 275 का मेंटेन करके पोजीशन को होल्ड भी रख सकते हैं। अगले दर्शक है पवन है हिसार से। ग्वार सीड का दिसंबर तक का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। दिसंबर तक क्या लग रहा है ग्वार सीड में भूपेश जी? पिछले तीन सत्र में लगभग 5 से 6% की मंदी देखने को मिली है, और ये मंदी मुझे लगता है कि दिसंबर तक जारी रहेगी। और नीचे में दिसंबर तक की बात करें तो 4,750 4,650 तक के टारगेट बहुत आसानी से देखने को मिल सकते हैं। अगले दर्शक है दिनेश कुमार है जयपुर से। 640 रुपए में एक लॉट लॉन्ग है एनजी, आप 560 के आसपास आ गया, क्या करना चाहिए इनको नवनीत जी? ये 535 बहुत क्रिटिकल लेवल है। अगर उसके नीचे जाएगा तो आपको फ्रेश राउंड ऑफ सेलिंग देखने मिलेगी एनजी में, नहीं तो एक बाउंस बैक पॉसिबल हो सकता है जो 555 565 तक ला सकता है प्राइसेस पे। ओवरऑल जो इनकी बाइंग लेवल है वो थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है, बट एग्जिट कर लेना चाहिए पुल बैक। ओके, शुक्रिया नवनीत जी आपका, भूपेश जी आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और फटाफट से सवालों के जवाब भी दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी जो सवाल बच गए उसे हम कर लेने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद अभी आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्वदेश विशेष। नमस्कार।